हेलो दोस्तों, टेस्टपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है आपकी 2 फरवरी और आज हम 2 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली बात तो यह बता दूं कि यह जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं, आपके सभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और जैसा कि कमेंट सेक्शन में आप पूछते रहते हैं, सर हमारे इस एग्जाम में यह काम आएगा या इस एग्जाम में काम आएगा कि नहीं, तो बता दिया जाए जितने भी पेपर आपके हो रहे हैं ना, जहां जहां करंट अफेयर पूछी जा रही है, हर जगह यह क्वेश्चंस आपके काम आने वाले हैं। तो बहुत अच्छा कंटेंट है, रेगुलर पढ़िएगा हमारे साथ। और रेगुलर आप पढ़ते रहेंगे ना, तो 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपका करंट अफेयर का बर्डन एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार करना। चलो फिर शुरू करें आज का वीडियो। आज के सभी महत्वपूर्ण हम क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। और यह देखिए आपका पहला क्वेश्चन, अंतरिम बजट 2024 किस मंत्रालय की सबसे अधिक बजट, किस मंत्रालय के लिए सबसे अधिक आवंटन किया गया है। तो आपको बताना है कि भाई 2024 के लिए अंतरिम बजट पेश कर दिया गया है। अंतरिम बजट के बारे में अगर बताया जाए तो यह समझिए, जिस वर्ष चुनाव होने वाला होता है, तो चुनाव के पहले सरकार जो होती है शासन में, वह जो बजट पेश करती है उसे अंतरिम बजट कहा जाता है और अस्थायी बजट होता है यह। क्लियर? यही जब अगली सरकार आएगी तो वह इसी अंतरिम बजट को पूर्ण बजट में बदल देती है। ठीक है, तो यहां प्रश्न है आपका कि इस अंतरिम बजट के तहत किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका रक्षा मंत्रालय। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझते हैं और देखते हैं इस बारे में और क्या क्या जानकारी दी हुई है। यहां पर देखिए, जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने अंतरिम बजट 2024 संसद में पेश किया है। और यह 6वीं बार ऐसा है जब वित्त मंत्री बजट पेश कर रही हैं। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकाल का यह पहला अंतरिम बजट पेश किया है। साथ ही आपको बता दें कि अंतरिम बजट से प्राप्त डॉक्यूमेंट के अनुसार रक्षा मंत्रालय को कितना पैसा दिया गया है, तो 6.1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके साथ 2.7 लाख करोड़ के साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दूसरे स्थान पर है। अर्थात अगर पूछे सर्वाधिक किसे किया गया है, तो यहां जैसा कि प्रश्न है तो रक्षा मंत्रालय, वहीं दूसरा नंबर किसका है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। समझते हैं। यहां पर आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। तो अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश ने क्या किया है आखिर मलेरिया को फाइलेरिया को लेकर के। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य से फाइलेरिया को खत्म करने के लिए इसे मिशन के हिस्से के रूप में एक वार्षिक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू किया है। और यह अभियान कब से चलाया जाएगा, तो 5 से 15 फरवरी तक यह चलाया जाएगा। और यह उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, 75 जिले, और 75 जिलों में से मात्र यह 17 जिलों में अभियान शुरू किया गया है। शुरुआती स्तर पर यह अभियान मोस्टली आप समझिए फाइलेरिया को खत्म करने के लिए शुरू किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यहां समझिए बहुत आसान है उत्तर देना। सही उत्तर क्या है आपका, सही उत्तर है पेटीएम पेमेंट बैंक। पीछे भी हमने बताया था कि भाई आरबीआई के द्वारा एक बार और पूर्व में पेटीएम पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। अब यहां एक्सप्लेनेशन जब समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि पहले जो प्रतिबंध लगे थे और अभी जो प्रतिबंध लगे थे उनमें अंतर है। देखो भाई, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कई प्रमुख बिजनेस प्रतिबंध लगा दिए हैं। इससे पहले जब आरबीआई ने मार्च 2022 में इस बैंक पर नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए प्रतिबंध लगाया था। क्लियर है? पहले का प्रतिबंध और अभी का प्रतिबंध आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही अभी 29 फरवरी तक सभी सेवाएं सामान्य रहेंगी, लेकिन उसके बाद पेमेंट बैंक से जुड़ी सर्विसेज सारी बंद हो जाएंगी। ठीक है, गौरतलब है, यह पता होना चाहिए कि 197 यानी कि 197 कम्युनिकेशंस के पास पेटीएम पेमेंट बैंक में 49% हिस्सेदारी है। क्लियर? आगे बढ़े, अब एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इंडियन कोस्टल गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो भाई आपको पता होना चाहिए, इंडियन कोस्टल गार्ड डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है आपका 1 फरवरी को। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि आर्मी डे कब मनाते हैं। तो आर्मी डे आपका मनाया जाता है 15 जनवरी को। साथ ही मैं पूछूं अगर एयरफोर्स डे कब मनाते हैं,
तो आपका एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और आपसे पूछूं अगर नेवी डे कब मनाया जाता है, तो नेवी डे आपका मनाया जाता है 4 दिसंबर को। तीनों महत्वपूर्ण दिवस हैं और ये हमें पता होना चाहिए भाई, हर इंडियन को यह पता होना चाहिए। चलिए, इंडियन कोस्टल गार्ड डे यानी कि भारतीय तटरक्षक दिवस जो 1 फरवरी को मनाया जाता है, और इस दिवस के मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? तटरक्षक बल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। साथ ही 18 अगस्त 1978 को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी, जब भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना भी हुई। क्लियर? आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? तो यह भी करंट की न्यूज है, जब आपके सूरत हवाई अड्डे को भारत सरकार के द्वारा इंटरनेशनल हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। हाल ही में भारत सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है। और पिछले दिसंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत हवाई अड्डे पर 353 करोड़ की लागत से निर्मित एक नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया था। ठीक है, तो चर्चा में रहा था, इसीलिए यह प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसे एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि इसे शॉर्ट में आप एसीसी बोलते हैं? क्लियर है? यहां आप आईसीसी से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, वह इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। यहां हम एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे हैं। इसके अध्यक्ष के तौर पर फिर से किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो यहां बहुत आसान प्रश्न हो गया जब पूछ दिया गया फिर से किसे। तो फिर से किसे, जो पहले अध्यक्ष था उसे ही दोबारा नियुक्त कर दिया गया है। कौन था पहले अध्यक्ष? अमित शाह के बेटे जय शाह। अब समझते हैं क्या हुआ है। तो बीसीसीआई के सचिव अमित शाह के जो पुत्र हैं जय शाह, इन्हें तीसरी बार एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। साथ ही बाली में एसीसी की वार्षिक आम बैठक होती है और वहां यह फैसला लिया जाता है कि शाह अपने कार्यकाल के दौरान अंडर 19 फॉर्मेट के महिला टी20, एशिया कप और इमर्जिंग एशिया कप का सफल आयोजन कराया। और एशिया क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब हुई अगर पूछा जाए आपसे, तो 1983 में, जब भारत अपना वर्ल्ड कप लेकर आया था। आगे बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है भाई, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शरद चौहान यह किस यूटी यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं? तो आपको पता होना चाहिए। आपका सही उत्तर है पांडिचेरी, जिसे आप पुदुचेरी बोलते हैं। तो देखिए, पांडिचेरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी और होनी चाहिए जब यहां हम शरद चौहान के बारे में पढ़ रहे हैं। यह आपके वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, तो यह मुख्य सचिव के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। अब बात करेंगे कि यहाँ पर उपराज्यपाल कौन है आपके। तो तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के उपराज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री हैं आपके एन रंगास्वामी। ठीक है, यहाँ भी बिल्कुल दिल्ली की तरह ही विधानसभा चुनाव होते हैं और वहां उपराज्यपाल होता है जो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्लियर? और विधानमंडल एक सदनी पुदुचेरी विधानसभा, भारतीय संसद, साथ ही राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 1 सीट रखता है पुदुचेरी। और उच्च न्यायालय किससे कनेक्ट है? यह सारे डिसीजन कहाँ आते हैं, किसके मान्य होते हैं? तो मद्रास हाई कोर्ट के। इसका अपना उच्च न्यायालय नहीं है, यहां यह किस पर निर्भर है? मद्रास उच्च न्यायालय पर। क्लियर? आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं तो झारखंड के मुख्यमंत्री काफी चर्चा में रहे हेमंत सोरेन। अब हेमंत सोरेन से प्रश्न बनाया गया है कि इनके इस्तीफे का क्या कारण था। देखो, इस्तीफे का कारण क्या था समझ लो। हेमंत सोरेन को भूमि घोटाले को लेकर के, यहां समझो सारा प्रश्न क्लियर हो जाएगा। भूमि घोटाले को लेकर के लगातार इन पर जांच बैठी हुई थी, भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। इसको लेकर ईडी के द्वारा आपका जो प्रवर्तन निदेशालय है, यह लगातार क्या कर रहा था, ईडी इन्हें समन भेज रहा था, लेकिन ये समन को इग्नोर कर रहे थे। तो 10 के आसपास समन हो जाते हैं, उसके बाद ईडी क्या करती है, ईडी की टीम पहुंचती है और इनकी गिरफ्तारी कर लेती है। यह पूरा प्रोसेस होता है और तभी यह हेमंत सोरेन इस्तीफा दे देते हैं मुख्यमंत्री पद से। अब यहां दिया है, इसका सही आंसर होगा उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। चलो ठीक है, लेकिन कारण क्या है? कारण यही भूमि घोटाला जो आपको समझाया, इसके कारण जो इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और फिर यह समन पर ईडी के पास जाते नहीं थे भाई जब बुलावा आता था। क्लियर? तो यह एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ गया होगा, आसान भाषा में आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए, आम चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत बजट के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है, शुरू में ही पहला प्रश्न था कि जो आम चुनाव से पहले बजट सत्र के दौरान बजट पेश किया जाता है उसे अंतरिम बजट बोला जाता है। क्लियर? और यह बजट निर्मला सीतारमन के द्वारा 1 फरवरी 2024 को
पेश किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं तो आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य ने 2024 का, यहां बात हो रही है 2024 की, खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी की है? तो सही उत्तर है आपका तमिलनाडु। ठीक है, मेजबानी करने वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यह समझ में आएगा कि यह खेलो इंडिया यूथ गेम जीता किसने है यह खिताब। तो महाराष्ट्र ने अपना खेलो इंडिया यूथ गेम खिताब बरकरार रखा है। पिछली बार भी 2023 का खेलो इंडिया यूथ गेम किसने जीता था? बोले महाराष्ट्र, वहां पर भी जीता था। और फिर से 24 का भी महाराष्ट्र ने ही जीता है। और मेजबान जो देश है, सॉरी जो राज्य है तमिलनाडु, इसने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया है। क्लियर? तो आज के 2 फरवरी के करंट अफेयर के प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अच्छे से इनको पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसी टेस्टपुर के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, वहां सारी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। बहुत क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश हो रही है और आपको एग्जाम में यह काम भी आएंगे सारे। ठीक है, तो आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।